Hello friends, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 11 September, so let's get started. And one more thing, आज का पेपर डिस्कशन थोड़ा सा शॉर्ट होगा बिकॉज इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया है जिसे इन डेप्थ एनालिसिस की जरूरत हो। ठीक है, एक टॉपिक है इंडिया और अफ्रीका पे, तो वो मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूंगा इन मेंस 450 प्लस सीरीज आज ही। ओके, और आज ही हमें एक और टॉपिक डिस्कस करना है मेंस में विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के वेरियस एस्पेक्ट्स की इस पे बात करेंगे और काफी सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनको भी देखेंगे बिकॉज दैट विल मेक अ बेस फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। ओके, इसके अलावा हमने इको टॉपिक देखा था अभी 2 दिन पहले, जहां पर हमने बात की थी कि आर्कटिक में आइस मेल्ट की वजह से हमारे मॉनसून पैटर्न पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो उससे रिलेटेड हम इंडियन समर मॉनसून के बारे में एक सेशन करेंगे मेंस 450 में, क्योंकि इसके लिए हमें स्टैटिक ज्योग्राफी के काफी सारे कंसेप्ट की में क्लैरिटी चाहिए पहले। ओके, कोरियोलिस फोर्स की बात हो जाती है, उसके बाद फिर हमारी जो अलग अलग फेरल सेल वगैरह चलते हैं उनकी बात होगी, जेट सिस्टम्स की बात होगी। ठीक है, तो इन सब की बात करने के लिए हम उस पर एक सेशन करेंगे। तो ये 3 अपकमिंग टॉपिक हैं आपके इन मेंस 450 प्लस, जो आज और कल 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट ये एप्लीकेशन पे अपलोड होंगे, यूट्यूब पे नहीं। चलिए, फर्स्ट केस इज दैट डॉक्टर्स कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट डेस्पाइट सुप्रीम कोर्ट अपील। अब कल की न्यूज़पेपर में था दैट सुप्रीम कोर्ट ने अपील की है कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट अब बंद कीजिए और वर्क को रिज्यूम कीजिए, बट इनका कहना है कि जब तक सीबीआई की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती और पूरा सिनेरियो क्लियर नहीं हो जाता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस रात, तब तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट थोड़ा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इसको आप एग्जाम में किस तरीके से यूज करेंगे। दैट एक तरफ है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मैटर को थोड़ा सा दबाने की कोशिश की, इसलिए ये लोग मजबूर हुए प्रोटेस्ट करने पर। राइट, इवन जो पेरेंट्स हैं लड़की के, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि हमें पुलिस और इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी पैसे ऑफर किए कि आप शांत हो जाइए इस मैटर पे, ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से करेंगे जितना बनेगा। बट वो अनएथिकल वे था उसका। ठीक है, एट द सेम टाइम अब जब आप प्रोटेस्ट में बैठे हो, बट एट द सेम टाइम पेशेंट सफर कर रहे हैं आपकी वजह से। अभी इनमें से किसी के भी फैमिली मेंबर्स को अगर कोई बीमारी होगी तो ये प्रोटेस्ट छोड़ के काम पे चले जाएंगे। ठीक है, बट द थिंग इज कि आप ओथ लेते हो दैट आप पब्लिक की सेवा करोगे, बट यहाँ पर जो भी मैटर है, बट क्या ये प्रोटेस्ट विच कम्स एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, क्या ये जस्टिफाई है या नहीं है। ठीक है, तो उसको आप कहीं ना कहीं अपने एथिक्स में यूज कर सकते हो, बट इसका सोल रीजन क्या है? इसका सोल रीजन है द अपैथी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इस केस को तरीके से हैंडल किया होता तो प्रोटेस्ट की नौबत नहीं आती। क्लियर? स्टूडेंट्स इन इम्फाल डिफाई कर्फ्यू क्लैश विद पुलिस। ठीक है, मणिपुर में अब ये मैटर बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। ठीक है, अब तो ये गवर्नर हाउस एंड सीएम हाउस तक पे रेड करने जा रहे हैं बच्चे, तो इसको भी अगेन सेंटर के मिसमैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है उसी वजह से ये हुआ है। ठीक है, अगर इसको चाहते तो इनिशियल फेज में ही इजिली हैंडल किया जा सकता था, बट इसमें बहुत ज्यादा जो नफरत होती है, जो सोशल फैब्रिक था, उसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसका अब जो भी सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है पीसफुली, दैट गिविंग दीज कुकी डोमिनेटेड एरियाज ऑटोनॉमी विद इन मणिपुर। ठीक है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हमें दिखता है। ठीक है, अदरवाइज एक दूसरे को सब्जुगेट करने चाहेंगे तो ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी। तो दैट शुड बी योर वे फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज गाजा के खान यूनिस में। अब यहां पर इसराइल ने पहले कहा था कि ये एरिया सेफ है, आप लोग यहां पर चले जाएं सभी रेफ्यूजीज, और हम यहां पर अटैक नहीं करेंगे। बट इन्होंने कल यहां पे अटैक किया एंड 40 से ज्यादा लोग मारे गए। द स्ट्राइक हिट अल मवासी, जो कि आता है खान यूनिस प्रोविंस में। अभी खान यूनिस प्रोविंस आप याद रखिएगा एग्जाम में जैसे कि प्रीलिम्स से मैच करने को आ जाता है, गाजा की टेरिटरी है। एंड ये रेफ्यूजी को लेकर न्यूज में था कि यहाँ पर एक सेफ जोन क्रिएट किया गया था कि यहाँ पर अटैक नहीं होगा। ओके, इट वाज डेजिग्नेटेड एज सेफ जोन बाय इजरायली मिलिट्री इटसेल्फ, बट उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर अटैक किया। गाजा के साथ हम लोग सिंपैथी जरूर रख सकते हैं, लेकिन हम वो सिनेरियो भी नहीं भूल सकते जब इसी हमास ने गाजा की सड़कों पर इसराइल की विमेन्स को जीप के ऊपर न्यूड बांधकर परेड कराई थी। एंड देयर वर सेवरल विमेन्स, ठीक है, कॉमन विमेन्स हु वर क्लैपिंग एंड चैंटिंग अल्लाहू अकबर। ओके, तो वो चीज भी नहीं भूली जा सकती, क्योंकि अगर उस जब ये चीज कर रहा था हमास वहां पर इसराइली विमेन के साथ, तब अगर वर्ल्ड में स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज इन लोगों ने इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया होता, कंडेम किया होता, तो आज पूरे वर्ल्ड की आवाज गाजा के साथ होती। अभी भी है बट उस लेवल की नहीं, थोड़ी सी
डिफरेंशिएटेड है, कुछ सपोर्ट में है, कुछ अगेंस्ट में है, कुछ मैनिटेरियन की बात कर रहे हैं बट कुछ रिवेंज की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जब हुई थी तब वहां पर विमेन भी थी जो क्लैप कर रही थी कि हाँ ये इसराइली विमेन के साथ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो फिर इसराइल का जो रिटेलिएशन हुआ है फिर उसने तकलीफ तो दी है। इवन लंदन में भी कुछ जगहों पर इस चीज को सेलिब्रेट किया गया था जब अक्टूबर 7 को अटैक किया था गाजा ने, और काफी सारे हॉस्टेजेस भी लिए, काफी सारों को मार भी दिया। एंड 2-3 वीडियो ऐसे आए जहां जीप पर इसराइली वेमेन को न्यूड करके बांधा गया। तो उस वक्त अगर इन लोगों ने कंडेम किया होता पूरे वर्ल्ड ने, एंड मोर स्पेसिफिकली इस्लामिक कंट्रीज ने, तो शायद बेटर होता। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम लोगों ने एक सेशन किया था बहुत पहले लैंडस्लाइड्स पर, खासकर दिल्ली के रिस्पेक्ट में, देखिए क्योंकि हमारे पास वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत कम है। उसके बाद हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत पुअर है। और तो थर्ड इज कि हमारी जो रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग है वो भी काफी कम है। हमारा करीब 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 70% जो वेस्ट है वो लैंडफिल्स में चला जाता है। ठीक है, इन 3 रीजंस की वजह से। उसमें एक पॉइंट और ऐड कीजिए कि अब ये जो सॉरी लैंडस्लाइड लिख दिया मैंने गलती से, लैंडफिल्स। ये जो लैंडफिल्स में इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है उस वजह से एक और चीज शुरू हो जाती है, वो है स्ट्रे डॉग्स एंड मंकीज। ये ज्यादा बढ़ जाते हैं इस गंदगी कह रहा हूँ। ठीक है, उसमें फिर वो लैंडफिल में फायर्स लग जाती हैं, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसी केमिकल्स वगैरह की चीजें भी, जैसे बैटरी है हमने वो फेंक दी। ठीक है, फिर वो गर्मी टेम्परेचर और उस वजह से कई बार इन लैंडफिल्स में फायर लग जाती है। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो दिल्ली में काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 1-2 साल में लैंडफिल्स में फायर के, राइट, इन केमिकल्स की वजह से। तो ये तो कॉज करता ही है, तो अल्टीमेटली ये दिल्ली की पूरी जो एयर है उसको भी पॉल्यूट करेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम लोगों की हेल्थ के लिए एक रिस्क भी पोज करता है। ओके, तो ये इसके रीजन है। बट एट द सेम टाइम ये स्ट्रे डॉग्स और मंकीज में भी और ज्यादा अट्रैक्ट करता है इनको, और उस वजह से फिर हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रे डॉग अटैक। आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे पिछले कुछ टाइम में इंटरनेट पर, जहां पर स्ट्रे डॉग्स अटैक कर रहे हैं, कहीं पे बच्चियों पर, कहीं पे छोटे बच्चों पे, कहीं पर इवन बड़ों पर भी। राइट, तो ये सारे किस वजह से हो रहे हैं? ये लैंडफिल्स की वजह से। और लैंडफिल्स क्यों बढ़ रहे हैं? फर्स्ट इज कि एक तो हमारी जो कंज्यूमरिस्ट टाइप की लाइफस्टाइल होती जा रही है। ठीक है, वन टाइम यूज एंड थ्रो अवे, वन टाइम यूज प्लास्टिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इस वजह से वेस्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ। कलेक्शन एफिशिएंसी हमारी उतनी अच्छी नहीं है, वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट उतने प्लांट्स नहीं है हमारे पास, और रिसाइकलिंग कैपेसिटी नहीं है। इन 4 रीजंस की वजह से लैंडफिल्स इकट्ठे होते जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो इवन इतने बड़े हैं जितने की माउंटेन साइज के लैंडफिल्स इकट्ठे हो चुके हैं। उस वजह से फायर के इंसिडेंट्स और ज्यादा आते हैं, और उस वजह से फिर पॉल्यूशन होता है और लोगों की हेल्थ पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, और फिर उसी में एक नया पॉइंट, दैट स्ट्रे डॉग एंड मंकी अटैक भी और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो लैंडफिल पर क्वेश्चन आएगा मेंस में स्पेसिफिकली या नहीं आएगा, बट आई थिंक ये जो 7-8 पॉइंट्स हैं ये काफी हैं एक 150 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। आज की न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस सब इसी तरह की न्यूज है छोटी मोटी, बाकी इजी। सी अगेन, अब यहाँ पर भी बात एथिक्स की आ जाती है, दैट मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम ने घर खरीद लिया हिंदू मेजोरिटी कॉलोनी में। तो यहाँ पर उस वजह से टेंशन हो गई काफी ज्यादा। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आई है, हम लोग देख रहे हैं ऐसे एलिगेशन, क्योंकि इनका कहना है इस मुस्लिम ने घर खरीद लिया एंड ये लोग ऑफर करने लगते हैं प्रेयर ओपन में विदाउट परमिशन। तो हाँ, ये गलत है कि जब या तो आप परमिशन लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे पार्क्स में या रोड्स पर इस तरीके से प्रेयर ऑफर नहीं कर सकते। उसके लिए मस्जिदें बनाई गई हैं, आपके पास आपका घर है, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे अगर रोड या पार्क में बैठ जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। बट एट द सेम टाइम अब इसको इसमें दूसरा एंगल भी देखिए कि आज आप टारगेट कर रहे हैं एक मुस्लिम को, ठीक है। अगर इस चीज को अभी अरेस्ट नहीं किया जाता है तो फिर ये और बढ़ेगी, एंड अल्टीमेटली फिर हमें आगे चल के और देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग रह रहे हैं, नहीं ना, एक दलित अलाउ नहीं करेंगे हम अपनी कॉलोनी में रहना। ठीक है, वो सिनेरियो आज भी है। आप विलेजेस में जाके देखिए, हाई कास्ट के लोगों की एक अलग ही एरिया होता है, एंड जो लो कास्ट लोग हैं दलित, उनका एक गांव के विलेज के आउटसाइड में एक एरिया होता है, राइट। वो चीजें हैं। और सिटी में भी ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज में कास्टिज्म प्रैक्टिस नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अगर जहां पर हाई कास्ट डोमिनेटेड एरिया है या सोसाइटी है उसमें एक दलित अगर घर खरीद लेगा तो फिर हाँ क्वेश्चन बनते हैं। कई बार जब डीलर या ब्रोकर घर दिलाते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि हाँ
ही इज अ मुस्लिम और ही इज अ दलित, तो फिर वो बैकआउट कर जाते हैं कि सॉरी हम नहीं दे पाएंगे घर। तो इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं। तो आज ये चीज अगर मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो रही है तो फिर कल को ये कास्ट के नाम पर विद इन हिंदुइज्म भी होगी। सो इस तरह की जो मेंटेलिटी है उसको टाइमली अरेस्ट कर लेना बेटर है, रादर देन पुलिस एड्रेसिंग दीज पीपल। इट शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि ये कोई रीजन नहीं बनता। हाँ, अगर आप पब्लिक में कुछ गलत कर रहे हो, आप जो लॉ है उसको ब्रेक कर रहे हो, आप ट्रैफिक जैम क्रिएट कर रहे हो, वो अपनी जगह ठीक है। बट जस्ट बिकॉज कि आपने हमारी कॉलोनी में घर कैसे खरीद लिया, तो ये गलत है। उड़ीसा। अब आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी गांव में जब एक बच्चा किसी अच्छी एग्जाम को क्लियर कर लेता है तो वो एक मोटिवेशन बन जाता है और बच्चों के लिए कि हाँ, लाइफ अगर हमें बदलनी है तो उसका एक ही तरीका है, वो है एजुकेशन। राइट। और इस वक्त उड़ीसा के ट्राइबल बेल्ट में काफी देखा जा रहा है बच्चे नीट की एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। ये अलग अलग ट्राइब्स के हैं। दो बच्चों ने पीवीटीजी ट्राइब से आते थे जिनकी जनरेशन में किसी ने एजुकेशन नहीं लिया। इधर देखिए बच्चा वर्क कर रहा है एज अ काउ हर्डर, लेकिन उसके बाद भी इसने नीट क्लियर किया। अब इसमें मैं आपको हमेशा दो चीजों की बातें करता हूँ कि देखिए कास्ट अपनी जगह ठीक है, बट हमें दो चीजें और देखनी होंगी। एक तो कि आप किस रीजन से आ रहे हो। ये उड़ीसा के बैकवर्ड रीजन से आ रहा है, ठीक है। ये उन इक्वल टर्म्स पे खड़ा नहीं होता है जहां दिल्ली या मुंबई में रहने वाला दलित या आदिवासी बच्चा खड़ा होता है। दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वली कॉम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि इस रीजन में उतने अच्छे स्कूल्स भी नहीं होंगे, उतने अच्छे टीचर्स भी नहीं होंगे। सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर तो जनरेशनल एजुकेशन है वो देखना भी जरूरी है। मैं बार बार ये एम्फसाइज इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग अपने आंसर में इस तरह के पॉइंट्स लिखो कि हमें एक डेप्राइवेशन इंडेक्स जल्द से जल्द बनाने की जरूरत है, ठीक है, जो कास्ट के साथ साथ रीजन और जनरेशनल एजुकेशन इन तीनों एस्पेक्ट को कवर करके डिसाइड हो कि किसको रिजर्वेशन का कितना बेनिफिट मिलना चाहिए। राइट। अगेन मैं बार बार कहता हूं कि एक दलित या आदिवासी बच्चा दिल्ली में, मुंबई में या फिर छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के बैकवर्ड एरियाज में ये इक्वल नहीं है, ये कॉम्पीट नहीं कर सकते इक्वली। ओके, और ये डेप्राइवेशन इंडेक्स इन तीन फैक्टर्स को कंसिडर करके ही बनाया जा सकता है। आप कास्ट को दीजिए 75% वेटेज, नॉट एन इशू, ठीक है, बट उसके बाद का बचा हुआ वेटेज में एटलीस्ट 15% ऑफ रीजन को भी दीजिए और 10% जनरेशन के एजुकेशन को भी दीजिए। एक एजुकेटेड पेरेंट्स की ब्रॉटअप बच्चे की पर्सनैलिटी, उसके कॉन्फिडेंस, उसके फोकस, मेमोरी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्रिटिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इन सब में रिफ्लेक्ट होता है उसके पेरेंट्स का एजुकेशन। ओके, क्योंकि आप अपने आसपास भी कई बच्चे देखेंगे वो 12-12 घंटे पढ़ते जरूर हैं, लेकिन टॉपिक को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी शार्प नहीं होती जितनी कुछ बच्चों की विद इन 2-3 आवर्स की स्टडी में हो जाती है। ओके, एंड दैट्स व्हाट मेक दैट गर्ल, आई डोंट रिमेंबर नाम, दैट शर्मा, रैंक वन, ठीक है। हर आंसर रिफ्लेक्टेड दी क्वालिटी। एक्चुअली उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी इश्यूज को लेके, ऐसा लग रहा था जैसे इसके लिए एग्जाम वॉज लाइक अ केक वॉक। एंड उन्होंने अपना जो पहला अटेम्प्ट दिया था गलती से उन्होंने मीडियम हिंदी भर दिया था, उसके बाद भी वो इंटरव्यू जस्ट कुछ मार्क्स से मिस किया था। हम लोग इंग्लिश मीडियम से होकर हिंदी में ऐसे लिखने में वर्ड्स याद नहीं आते, जुडिशियरी से रिलेटेड वर्क, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इनके हिंदी अनुवाद हमें नहीं आते, ठीक है, बट वो लड़की ऑलमोस्ट उस बार भी मेंस क्लियर कर ही गई थी, कुछ मार्क्स से रह गई थी। तो उसके बाद जब उसने रैंक वन के साथ क्लियर किया तो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रैंक वन एंड रैंक टू मार्क्स। सो इवन शी ऑल्सो सेड दैट दिस सोसाइटी गेव मी अ लॉट, माई इवन माई ग्रैंड मदर, दादी नानी भी ग्रेजुएट्स रही हैं। ये तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे बना दो, नो दैट्स नॉट गोना वर्क। ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस किया, चल गया, आप रिच बन गए, बट दैट डजेंट मीन कि आपकी जो जनरेशनल इनइक्वालिटी थी एजुकेशन के टर्म्स में वो कवर अप हो जाएगी, वो नहीं होगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन डिसाइड करना विल बी अ बैकवर्ड स्टेप नॉट अ फॉरवर्ड। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। There is a rising trend emerging in Odisha's remote district depicts a stark contrast, क्योंकि एक तो नीट का पेपर लीक के एलिगेशन और कुछ लोग पैसा भर भर के देने को तैयार है अपने बच्चों को नीट एग्जाम क्लियर कराने के लिए, ठीक है, कोचिंग वाले सेटिंग कर रहे हैं सब कुछ। बट उड़ीसा में एक स्टार्क कंट्रास्ट दिखा गया है इसमें, दैट ट्राइबल स्टूडेंट्स ranging from goat herder to a patient of spinal deformity have overcome both generational as well as personal obstacle। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चे हैं जो किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी से को फेस कर रहे हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम फिर हमारे पास पूजा खेडकर जैसे लोग आते हैं, हमारे पास अभिषेक सिंह जैसे लोग आते हैं जो सनी लियोनी के साथ डांस वीडियो बना रहे हैं और कहते हैं कि मुझे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी थी। एक और आईएएस मैडम है, उन्होंने कहा था कि मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, बट वो ड्राइविंग टेस्ट दे रही थी बिना इवन चश्मा लगाए हुए। उसी तरीके से एक और आईएएस ऑफिसर है हिमाचल से, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और ही वॉज वन मोर थिंग, ये साइकिलिंग भी कर रहे हैं, बट उन्होंने भी कहा कि मुझे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है।
ठीक है, तो फिर ऐसे फ्रॉड सर्टिफिकेट और इसकी प्रूफ, उसके बाद यूपीएससी ने क्या किया कि ट्रेनिंग में ऑर्डर दे दिया कि आप अपने सोशल मीडिया पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे, जबकि यूपीएससी को डीओपीटी को एक्शन लेने की जरूरत थी इन लोगों के अगेंस्ट कि आपके मेडिकल टेस्ट कराने हैं हमें दोबारा। आपने कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी का कोटा लेकर आप सिलेक्ट हो गए और उसके बाद आप तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल नॉर्मल दिखते, आप जिम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट आपने इन बच्चों का जिन्हें किसी ना किसी तरह की डिफॉर्मिटी है, ठीक है, उन बच्चों की सीट आपने ले ली। बट यूपीएससी ने इसको कवर अप किया रादर देन प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जगह। तो इन बच्चों ने सिक्योर किया एडमिशन टू स्टेट्स मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस। तो यहाँ पे एक लड़का आया है, ही कम्स फ्रॉम कंद ट्राइब। अब ये ट्राइब में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट चलिए ये तो ठीक है, लेकिन जो पीवीटीजीस हैं तो उनके नाम जरूर याद होने चाहिए, कल को पूछा जा सकता है इस तरह के एग्जाम्स में, मैच करने को आ सकता है कौन से पीवीटीजी किस स्टेट से आते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द कंद ट्राइब फ्रॉम उड़ीसा। अब यहाँ पर आप इस एरिया में एजुकेशन की क्वालिटी देखिए, 35% जो ट्राइबल बॉयज हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक आते आते। क्यों? क्योंकि फिर लाइवलीहुड अर्न करना उनके लिए ज्यादा बड़ी जरूरत बन जाती है। 30% गर्ल्स भी ड्रॉप आउट कर जाती हैं सेम स्टेज पर। उसी तरीके से एक और लड़की ने क्लियर किया था, मंगला, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बोंदा ट्राइब। नाउ बोंदा ट्राइब इज ए पीवीटीजी ट्राइब फ्रॉम उड़ीसा, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा पीवीटीजीज भी हमारे यहाँ उड़ीसा से ही हैं। सो बोंदा ट्राइब वन ऑफ द पीवीटीजी, एंड सिमिलरली देर इज वन मोर दैट इज लांजिया सोरा कम्युनिटी पीवीटीजी। तो ये जो बच्चे जो आज मेडिकल का एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये एक मोटिवेशन का काम करेंगे अपने आप से उन बच्चों के लिए जो उस रीजन में पढ़ाई छोड़ते हैं। उनको ये लगेगा कि नहीं, पढ़ाई छोड़ के छोटी मोटी जॉब करने से ज्यादा आसान है पढ़ाई करके अपनी लाइफ को बदलना। राइट, तो ये पीवीटी जिसके नाम याद रख लिख लीजिए अपने नोट्स में। एंड सेकंड थिंग इज पूरे सिनेरियो को समझ लीजिए कि हमें रिजर्वेशन पॉलिसी को किस तरीके से और बेटर बनाने की जरूरत है। राइट, देखिए वो सब तभी हो पाएगा जब एटलीस्ट जो अथॉरिटीज हैं वो फेयर हो। अगर वो ऐसे लोगों को बचा रही हैं जो गलत तरीके से दूसरों का हक मार के बैठे, फेक सर्टिफिकेट्स लगा के बैठे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट अलार्मिंगली लेथार्जिक ऑन हेमा पेनल रिपोर्ट, ये हाईकोर्ट का कहना है। अब देखिए वो मैंने तब भी आपसे जब ये पूरी रिपोर्ट वगैरह डिस्कस की, विमेन के सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात की, मैंने आपके साथ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कवर किया, मैंने आपके साथ पॉक्सो एक्ट कवर किया। इन सब चीजों में एक चीज निकल के आई थी दैट अधिकतर ये जो परपिट्रेटर्स होते हैं या तो ये आपकी फैमिली के आसपास से ही बिलोंग करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ चाइल्ड हैरेसमेंट, और सेकंड थिंग कि या तो ये पावरफुल पोजीशन पे बैठे हैं जिनका आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की हमने बात की थी, उसमें कहा था कि इनको अपॉइंट तो कंपनी वाले ही कर रहे हैं, तो वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ऐसे लोग को अपॉइंट करो जो उल्टा विक्टिम पे प्रेशर डालें कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो एंड किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर लो। ठीक है, गलती हो गई उससे। उसके बाद फिर हमारे पास मुलायम सिंह यादव जैसे लीडर भी होते हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो रेपिस्ट जब बाहर आते हैं तो उनका मालाओं से स्वागत करते हैं, फिर कहते हैं संस्कारी ब्राह्मण है, गलत नहीं है ये लोग। ठीक है, ये इस तरह की चीजें अभी हुई हैं रिसेंटली गुजरात में, हम सबने देखी। तो यहाँ पे हेमा पैनल पर भी यही है कि पूरी जो मलयालम इंडस्ट्री है उसको 2 या 3 प्रोडक्शन हाउस कंट्रोल करते हैं, टॉप के डायरेक्टर्स, टॉप के एक्टर्स सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए ये पैनल ने इतनी सारी सीरियस बातें सामने आने के बाद भी इस पर स्टेट गवर्नमेंट कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। एंड डोंट टेक इट रॉन्ग, बट इवन यही चीज है, जब लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो इक्वली ये पॉलिटिशियंस भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने देखा था बिहार के मुजफ्फरपुर में, जब एक ऑर्फनेज से लड़कियां को जब निकाला गया था वहां से, तो 13, 15, 16 साल की लड़कियों ने कहा था कि हमें ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के पास भेजा जाता है, तो उस मैटर को भी पूरा दबा दिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर। सिमिलरली मुंबई से भी इस तरह के केस आए, जब शिल्पा शेट्टी के पति को पकड़ा गया, उसमें भी यही आया कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस के पास लड़कियां सर्व की जाती हैं। इसीलिए इस तरह के जब भी मैटर्स होते हैं तो उनको जनरली दबाई दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उतना ज्यादा सीरियसली उसको एड्रेस नहीं करती है। तो अगेन यहाँ पर बात क्या निकल के आती है कि जो लॉ मेकर्स हैं उन पे काफी हद तक डिपेंड करता है कि इस तरह के क्राइम्स बढ़ेंगे या कम होंगे। मिस्टर येदियुरप्पा जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रहे हैं पहले, उन पे पॉक्सो केस चल रहा है। उसी तरह केरल से एक एमपी आते थे पहले, आई डोंट रिमेंबर किस पार्टी के, आई थिंक कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, उन पर भी एक केस चल रहा था 16 ईयर गर्ल के गैंग रेप का। तो इस तरह के लोग जब वहां बैठे होते हैं तो फिर नीचे के लोग भी उतना ज्यादा डरते नहीं है। चाइना अफ्रीका समिट, अब चाइना अफ्रीका समिट में क्या निकला है वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का यह है कि पहले हमने 3 समिट किए थे इंडिया अफ्रीका के टिल 2015, उसके बाद से हमने कोई समिट नहीं किया है।
हम बात तो कर रहे हैं कि अफ्रीका इज द राइजिंग कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसके पास से हम लोग काफी कुछ ले भी रहे हैं, हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स यूज होने हैं आजकल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में, उसके सबसे ज्यादा रिजल्ट अफ्रीका के पास है, लेकिन हमने ये सबमिट किया ही नहीं है 2015 से। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि या तो हम उतनी फाइनेंशियल पावर नहीं रखते हैं चाइना की तरह, जैसे अभी उसने $50 बिलियन तक का सपोर्ट अनाउंस किया अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, बट इंडिया उतना ज्यादा ना तो अनाउंस कर सकता है, और अगर करना भी चाहे तो भी ये अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनके पास ज्यादा इंसेंटिव इस बात के होते हैं कि हम चाइना के क्लोज जाएं। और दूसरा रीजन ये है कि चाइना जब भी, जैसे अभी सूडान में लड़ाई चल रही है, चाइना हमेशा साइड उस पार्टी का लेता है जो थोड़ी सी ऑटोक्रेटिक टाइप की है। हमेशा दो फोर्सेस के बीच में लड़ाई होती है, एक होती है जो थोड़ी डेमोक्रेटिक वे में चलना चाहती है, दूसरी है जो थोड़ी तानाशाही वे में चलना चाहती है। और चाइना हमेशा ऑटोक्रेटिक रिजीम को इसलिए फेवर करता है ताकि उसके बाद उसे कुछ नहीं करना है, उसे यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नाम पे फंडिंग देनी है, और रिटर्न में पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक पावर प्लस रिसोर्सेज, ये दोनों चीज वो अफ्रीका से ले लेता है। इसलिए इसका जो भी इन्वेस्टमेंट आता है ना, वो एक तरह के पॉलिटिकल प्रेशर के साथ आता है कि चलिए आपके यहाँ पर हम एयरपोर्ट बनाने में या रेलवे लाइन बनाने में इन्वेस्ट तो कर लेंगे, बट कंडीशन ये होगी कि फिर हमें इस फलाना रॉ मटेरियल या क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग के राइट्स चाहिए, ठीक है, आपको ऑप्शन करना है, दिखावा करना है, जो करना है कीजिए, लेकिन ये आना एक चाइनीज कंपनी के पास ही चाहिए। और चाइना का एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो एजेंडा रहा है वो है कि यहाँ पे चाइना ने अपनी जो कंपनीज हैं उनको स्टेट सपोर्ट देता है। वो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो काफी कंसेशन में लोन देता है प्राइवेट चाइनीज कंपनीज को, और इवन जो पब्लिक चाइनीज कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज, उनको भी, कि जाओ और ऑक्यूपाई करो अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की माइंस को। जबकि अगर अकेले चाइना के यहाँ 24% वर्कफोर्स इसकी गवर्नमेंट जॉब्स में है, ठीक है, इंडिया में हार्डली 6% है, उसके बाद भी सरकार कहती है नहीं गवर्नमेंट जॉब्स कम करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स कम करते चले जाओगे तो फिर कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इवन यूएसए जो कि पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां 16% वर्कफोर्स गवर्नमेंट जॉब्स में है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड दे देने से नहीं चलता अगर आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज का कंट्रोल उस पर नहीं है। अच्छा, एनीवे, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, इसकी मीटिंग हुई है। अफ्रीकन कंट्रीज डेस्पाइट देयर रिजर्वेशंस एंड ग्रीवांसेस दैट चाइना डैमेज करता है हमारे फॉरेस्ट को, क्लाइमेट को, बायोडाइवर्सिटी को, उसके अलावा हमारे वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन करता है। अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस देखे हमने नाइजीरिया की एक माइंस में, ठीक है, उसी सॉरी लिबिया की, एंड उसी तरीके से ये अपने वर्कर्स लाता है, अपने इंजीनियर्स लाता है, टेक्नीशियंस लाता है, और हमारे लोकल लोगों को जॉब नहीं देता है, राइट। तो इतने सारे रिजर्वेशन एंड ग्रीवांसेस होने के बाद भी उनके लिए जरूरत है टू एनहांस देयर प्रॉक्सिमिटी टू चाइना। अब फर्स्ट समिट चाइना ने कब शुरू किया था? 2000 में, और हम जागे 10-12 साल बाद, तब हमने इंपॉर्टेंस जानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। चाइना ने ये इंपॉर्टेंस 2000 में ही समझ ली थी। चाइना का क्या निकला है इस समिट से वो हमें नहीं जानना, हमें से भी जानना है कि इंडिया क्या कर सकता है इसमें। फर्स्ट थिंग इज वी नीड ए कंसिस्टेंसी इन कल्टीवेशन ऑफ अफ्रीका एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल इज मस्ट, ठीक है। हमने 3 समिट किए थे अफ्रीका के साथ, उसके बाद हमने पॉज कर दिया सिंस 2015। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज हैं हमारे अफ्रीका के साथ। नेहरू जी के टाइम हमने हमेशा से वॉइस रेज की थी कि अफ्रीकन कंट्रीज को भी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, राइट। वी वर एट द फोरफ्रंट इन रेजिंग देयर ग्रीवांसेस एट द यूएन ऑलवेज सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज है, कंट्रीब्यूशन भी हमने काफी किया है, बट ये सिर्फ रेटोरिक्स से काम नहीं चलेगा जब तक कि हम इसको फाइनेंशियल जेनरोसिटी से बैक नहीं करेंगे। थर्ड इज अफ्रीका's प्लेस इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज मस्ट बी रिव्यूड। ये हमारी प्रायोरिटी में उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि हुआ क्या है कि पिछले कुछ टाइम से हमने अपना काफी सारा फोकस शिफ्ट कर दिया वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी कंट्रीज को। मे बी उसके पीछे रीजन हो सकता है कि हमारे दिमाग में जब से सरकार आई है कहीं ना कहीं ये था कि हमें आर्टिकल 370 को आज नहीं तो कल रिमूव करना है, और उसके लिए जरूरी था कि इन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कल्टीवेट किए जाएं, ताकि, क्योंकि हमारी जो ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी वो आफ्टर ऑल इन कंट्रीज से बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान इनको जैसे आज तक इंस्टिगेट करता आया कि कश्मीर मैटर, कश्मीर मैटर, तो हम नहीं चाहते थे कि वेस्ट एशियन कंट्रीज स्पेशली सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड दैट यूएई, इन 3 का सपोर्ट हमें चाहिए था। और वो हुआ भी, जब हमने आर्टिकल हटाया तब किसी कंट्री ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, क्योंकि हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इन पे काफी ज्यादा रिलाई करते हैं। दूसरा कि काफी सारे जो हवाला ट्रांजैक्शंस हैं,
जो ब्लैक मनी का आना जाना है इंडिया से, वो अधिकतर दुबई से ही होके जाता है। इसलिए यूएई का कॉपरेशन हमें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, काफी सारा ब्लैक मनी आता है, आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और फिर एकदम से निकाल भी लेते हैं। इसे इसे आप फाइनेंशियल टेररिज्म भी समझ सकते हैं कि जो आपके पब्लिक का लॉस कराना चाहते हैं, वो लोग मैसिव अमाउंट ऑफ मनी आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और एट द सेम टाइम फिर उसको एक साथ पुल आउट कर लेते हैं और उससे आपका शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है। अल्टीमेटली जो कॉमन मैन है उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, वो भी टेररिज्म का ही एक पार्ट है। तो ये सब इंश्योर करने के लिए हमें इस रीजन से ज्यादा अच्छे रिश्ते चाहिए थे और इसलिए हमने अपना फोकस वेस्ट एशिया पे ज्यादा शिफ्ट कर दिया, बट एट द सेम टाइम हमने अफ्रीका को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया। आपको पता होगा कि इंडियन फॉरेन सर्विस की अगर हम बात करें तो हमेशा क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी जो मैन पावर है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ जितने फॉरेन सर्विस में ऑफिसर्स हैं ना, उतने तो अकेले सिंगापुर के पास हैं। अकेले सिंगापुर ने इतने डिप्लॉय कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सीरिया के केस में भी समझा था कि ये आर्टिकल भी हमने एक बार डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा था कि हमारे जो डिप्लोमेट्स सीरिया में थे वो बस ऊपर ही बैठे रह गए, उन्हें ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि ये जो डिसकंटेंट बिल्ड हो रहा है अगेंस्ट द रिजीम ऑफ असद अल बशीर, ठीक है, उसमें इंडिया को डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना था। देखिए आपके अगेंस्ट ये चीजें बिल्ड हो रही हैं और इसमें होगा ये कि एक तरीके का रिवोल्ट होगा आपके अगेंस्ट और फिर एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। यही काम होता है डिप्लोमेट्स का कि इंडियन गवर्नमेंट को ये बताना कि आप यहाँ के प्रेसिडेंट को इस तरह से कहिए। और यही बात हमें शेख हसीना को भी कहनी थी कि आप पब्लिक के डिसकंटेंट को इतना नेग्लेक्ट मत कीजिए, अदरवाइज एक डिसकंटेंट बिल्ड होगा पब्लिक में। आप धीरे धीरे छोटे छोटे रिफॉर्म करते रहिए अपने देश में ताकि वो डिसकंटेंट बिल्डअप ना हो पाए। ठीक है, लेकिन ये चीजें जब हो पाती है जब हमारी इंडियन फॉरेन सर्विस की मैन पावर इतनी हो जो ऊपर बैठी हुई इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह का इनपुट दे सके कि अपने प्राइम मिनिस्टर से कहिए, वहां के प्रेसिडेंट और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इनके साथ कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं कि आप जो कर रही है वो गलत है। ठीक है, लेकिन ये सब करने के लिए आपको उतनी अच्छी मैन पावर चाहिए अपनी फॉरेन सर्विस में। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितने हमारी मैन पावर है उतनी तो अकेले सिंगापुर जैसे छोटे से स्टेट के पास है। नहीं तो इंडिया स्पेशली मोदी सरकार के आने के बाद जो इनका जो माइंडसेट बना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स कम से कम करनी है, उस वजह से काफी लॉस हो रहे हैं। अभी सेबी में हमने देखा क्या स्कैम हुआ, ठीक है, मिस बुच का। एनीवे चलिए अभी थोड़ा सा हम काम की बात पहले कर लेते हैं। ये सब तो अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं क्योंकि अल्टीमेटली वही आपकी मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करेगा। यूएई की बात करते हैं। कल ही हमने इसका डिटेल एनालिसिस किया था। ठीक है, 3.5 मिलियन लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी रहती है वहां पर। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री विद विच यूएई साइंड ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, सीपा की हमने कल बात की थी और इससे बेनिफिट क्या हुआ था हमारा कि इससे हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है, नॉन ऑयल ट्रेड, वो जंप हो गया बाय 15%। हमने एक आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस भी खोला अबू धाबी में। अबू धाबी में हमने एक टेम्पल भी इनॉग्रेट किया, बीएपीएस। ठीक है, और कल हमने साइन किया इसके साथ रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च के लेकर एक एमओयू। ठीक है, न्यूक्लियर का यूज हम डिसैलिनाइजेशन में भी करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि यूएई के पास उतना है नहीं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिसर्च, मेडिकल टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में भी यूज की जाती है। ठीक है, तो कल ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, सिविल न्यूक्लियर इनफैक्ट। और दूसरा कि एक फूड पार्क बनाया जाएगा गुजरात में। राइट, ये दो इंपॉर्टेंट एमओयूज थे, 5 थे पर ये दो आपको याद रखने हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर जब अपनी लास्ट विजिट पे गए थे यूएई, तब जो जो एग्रीमेंट साइन हुए थे वो मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर दिए थे। ये सब आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, डेफेमेशन सूट अगेंस्ट विकिपीडिया, ये सब एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे ओवेरियन कैंसर की बात है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही काम की बात मुझे आपको बतानी है, वो है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, कोई जेनेटिक कुछ रहा है, तो हाँ, हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर हो सकता है अगर म्यूटेशन हो जाते हैं BRCA1 एंड BRCA2 जीन में। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आजकल इस तरह के जीन जैसे टी सेल, बी सेल पूछा था उसने, उसी तरीके से ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अब जेनेटिक टेस्टिंग करवाना जरूरी हो जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर को, तो डेफिनेटली जेनेटिक टेस्टिंग एक बार करा लेनी चाहिए ताकि एक पर्सनलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट पता चल जाए। ये जो कैंसर होते हैं इसके दो टाइप्स देखे जाते हैं जनरली। टाइप 1 ट्यूमर, तो ये थोड़ा लेस कॉमन है। ठीक है, इसको डायग्नोस किया जा सकता है अर्ली स्टेज पर और इजिली हैंडल किया जा सकता है। बट टाइप 2 ट्यूमर्स जो होते हैं, दे आर मोर कॉमन, दे आर मोर एग्रेसिव एंड दे आर डायग्नोस एट एन एडवांस स्टेज, और यही मोस्टली डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Ovarian cancer rank among top 3 cancer contributing to 6.6% of women cancer। अब प्रिवेंशन के लिए हम लोग बस दो ही चीज कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एफर्ट्स।
क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम ये है ओवेरियन के साथ कि सिम्टम्स जो होते हैं काफी वेग होते हैं, जैसे ब्लॉटिंग हो जाना, पेल्विक या एब्डोमिनल पेन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट या फीलिंग फुल क्विकली या अर्जेंट एंड फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप जनरली कॉमनली भी हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें जैसे परसिस्टेंट फैटिग। तो इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या ये ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स हैं या नॉर्मल हैं, ठीक है, बिकॉज दीज सिम्टम्स आर ऑफन मिस्टेकन फॉर कॉमन एलिमेंट्स एज वेल। ओके, इसके लिए हम लोग टेस्ट क्या यूज कर सकते हैं, तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर में तो हम लोग यूज कर सकते हैं, बट यहाँ ओवेरियन में कोई ज्यादा रिलायबल स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। जो CA-125 ब्लड टेस्ट है वो रेकमेंड नहीं किया जाता है ओवेरियन के केस में, क्योंकि उसकी वो कई बार रॉन्ग रिजल्ट भी दे देता है हमें, ठीक है। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिलायबल स्क्रीनिंग टूल, अवेयरनेस ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड सिम्टम्स बिकम क्रूशियल। अब लाइफस्टाइल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कुछ लोगों की आदत होती है वो टैल्कम पाउडर यूज करते हैं ऑन द जेनिटल एरिया। ठीक है, अब इसके काफी मिक्स एविडेंसेस है कि शायद ये भी ओवेरियन कैंसर की वजह बन सकता है, क्योंकि उसमें एस्बेस्टोस मिलता है जो कि एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, ठीक है। उसी तरीके से आप जो केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं फीमेल्स, अगे उसका भी अगर आप प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं हेयर डाइज का, तो ये भी रिस्क बढ़ा सकता है ओवेरियन कैंसर के। Similarly, frequent use of hair straighteners, relaxers or pressing products that release formaldehyde gas, ठीक है, बिकॉज ये भी कार्सिनोजन मानी जाती है, ठीक है। तो अब कल को क्वेश्चन ऐसे एडिटोरियल के बीच में से भी आ जाता है, तीन चार नाम देकर केमिकल के आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन से कार्सिनोजेनिक है, राइट। तो एक तो यहाँ पर एस्बेस्टोस हमने देख लिया, और दूसरा दूसरा यहाँ पर हमने देख लिया फॉर्मेल्डिहाइड गैस, ये भी कार्सिनोजन है जो कि आपके हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह से रिलीज होती है। देन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, this is commonly used to alleviate the menopausal symptoms, has been linked to higher risk of ovarian cancer। अब आप इसको इस थेरेपी को यूज करते हो फॉर मेनोपॉज, ठीक है, बट ये भी ओवेरियन कैंसर को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। सो फॉर वुमेन विद फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक काउंसलिंग इज ए वैल्यूएबल टूल, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा वन बाय वन, एक बार प्रीलिम्स रिवीजन से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसमें हम सारी चीजें करेंगे, और उसी के लिए हम ये धीरे धीरे करके ये सारे बेस बिल्ड कर रहे हैं। बट इसलिए जरूरी है कि आप रेगुलर न्यूज एनालिसिस को फॉलो करें। देखिए, ये ऑडियो एंड विजुअल से होता ये है कि पीडीएफ पढ़ लोगे वो ठीक है अपनी जगह, बट अल्टीमेटली ये जो सुनकर बार बार चीजें रिपीट होती हैं, वो मोटिव ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए ये चीजें। अभी तक मैं आपको हीट वेव पे इतनी सारी बातें कर चुका हूँ, पंजाब में वीट, जापान में राइस, साउथ कोरिया में भी हुआ, ठीक है, तो ये चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई होंगी। क्लाइमेट चेंज को लेकर मैंने आपसे कहा 80 डेज ऐसे रहे पिछले साल जहां 1.5 डिग्री से ऊपर चला गया टेम्परेचर, 4 डेज ऐसे रहे जहां पर 2 डिग्री को भी हमने ब्रीच कर दिया, राइट। तो हमारा पेरिस का जो टारगेट है शायद वो डिफीट भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो ये सब चीजें बार बार आपको इसलिए बोली जाती है ताकि आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए एंड आप एक अच्छा आंसर लिख सको, वहां आपको दिक्कत ना आए कि मैं इंट्रोडक्शन कैसे बनाऊं या इसको कंक्लूड कैसे करूं। और फिर अल्टीमेटली अगर आप इंटरव्यू फेज में पहुंचते हो तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा ही आपकी आंसर्स में। यहाँ पर इंडिया ने 4 पॉइंट प्रिंसिपल दिया है रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए। देखिए, पहले तो इंडिया को सजेस्ट किया गया कि आप एक पीस समिट होल्ड कर लीजिए, आपकी दोनों देशों से अच्छी बनती है, ठीक है। तो जैसे स्विस में होल्ड कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी कीजिए, तो इंडिया ने अभी इसमें कोई लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दिया। दूसरा, इंडिया ने कहा है कि देखिए जब तक दोनों रशिया एंड यूक्रेन किसी समिट के पार्ट ना हो, उस समिट को होल्ड करने का मतलब क्या बनता है। आप सिर्फ समिट कर रहे हो, पिछली बार तो उसमें यूक्रेन रशिया दोनों नहीं थे, इस बार यूक्रेन ने तो कहा है हम आएंगे बट रशिया नहीं आ रहा है, तो क्या ये समिट किसी काम आएंगी जब तक कि दोनों पार्टीज वहां पे ना आए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स याद रख लीजिए। फर्स्ट, इंडिया बिलीव्स इन 4 प्रिंसिपल दैट दिस शुड बी द टाइम ऑफ पीस, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सेकंड, नो सॉल्यूशन टू द वॉर ऑन द बैटलफील्ड, जैसा पीएम मोदी अभी कह के आए थे कि नो डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड ऑन द बैटलफील्ड इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। थर्ड इज रशिया इज मस्ट at the table for any successful peace process, and fourth is India is concerned and engaged in trying to find a way to resolve the conflict, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट इंडिया के स्टैंड को बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। अब अगर मेंस में इस तरह की चीजें पूछी जाएं इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए, तो ये 4 पॉइंट ही आपका अप्रोच है जो इंडिया ले रहा है या लेना चाहिए, इसके अलावा और कोई अप्रोच है भी नहीं। ओके, ये सजेशंस दिए गए कि इंडिया शुड होस्ट ए पीस कॉन्फ्रेंस ऑन द इशू, बट इंडिया ने इसमें कोई कमिटमेंट, तो ये भी आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि हाँ इंडिया इस तरह का एक पीस समिट कर सकता है अगर वो मिस्टर पुतिन को कन्विंस कर ले कि आप आइए तो नेगोशिएटिंग टेबल पे एक बार। ये जब प्राइम मिनिस्टर हमारे रशिया गए थे तब उन्होंने कहा था कि रशियन आर्मी में जो इंडियंस भर्ती हो गए या उनको जबरदस्ती
झूठ बोल के लाया गया है, काम कराने के लिए लाए थे एज अ वर्कर, बट आपने आर्मी फ्रंट पे भेज दिया। ठीक है, तो उन इंडियंस को रिलीज कीजिए। तो यहाँ पे 6 इंडियंस हैज बीन एनलिस्टेड विथ रशियन आर्मी हैज बीन रिलीज नाउ। ठीक है, तो ये पीएम मोदी की जो पर्सनल रैपो है मिस्टर पुतिन के साथ वो दिखाता है। सी यहाँ पे जो मदर है उस विक्टिम की वो यही कह रही है, ममता इज लाइंग। ठीक है, फैमिली वॉज ऑफर्ड मनी कि आप इस मैटर पे अब ज्यादा मत बोलिए। तो अब इस तरह के लॉ मेकर्स बैठे होंगे तो क्या कर सकते हैं। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि वुमेन को डिसीजन मेकिंग पोजीशन में ज्यादा लाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मैन और वुमेन, इट्स ओनली अबाउट द पर्सन विद इंटीग्रिटी। अब वो इंटीग्रिटी मैन में हो या वुमेन में हो वो जरूरी है, क्योंकि मैंने आपके साथ एक छोटा सा सेशन किया था शॉर्ट में, दैट इज दिस स्टैट्यूटरी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज। ठीक है, इनके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्यों फेल हो रही हैं बार बार। आरबीआई फेल रहा काफी साल, काफी सारे एनपीएस बनते चले गए और हैवी लोन राइट ऑफ किया गया, 50,000 करोड़ लेके सिर्फ आप 450 करोड़ देके आपने राइट ऑफ करवा लिया, तो वो आरबीआई का फेलियर दिखाता है। उसी तरीके से अडानी ग्रुप पर जब ये स्कैम हुआ, ठीक है, इससे पहले सत्यम कंप्यूटर्स के भी हुए, तो वो भी सेबी का फेलियर दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने क्या किया, इनकी खुद की एक कंपनी है, ठीक है, जिसमें ये 99% स्टेक रखती है, दैट इज अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। अब जब ये सेबी की चीफ बनी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ठीक है, एक एडजुडिकेटिंग केस चल रहा था अगेंस्ट दी महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया महिंद्रा ने कि 4.78 करोड़ रुपीस दिए, कहां, इस कंपनी को, अगोरा को। और उस कंपनी में 99% स्टेक किसके हैं, सेबी की चीफ के, और सेबी ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस अगेंस्ट महिंद्रा। सीधे एक तरीके से हमने पैसे दे दिए कि हमारा केस में हमारे फेवर में जजमेंट दे देना, तो यहाँ पे हो गए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो इसलिए मैं कहता हूं कि देश में लोग कहते हैं कि गरीबों की वजह से बर्बाद है या इस देश में आबादी की वजह से बर्बाद है, नहीं, जो टॉप लेवल पर बैठे हैं उनके करप्शन की वजह से बर्बाद है। आपके उत्तर प्रदेश से एक चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे विद अ वेल्थ ऑफ 40,000 करोड़, सॉरी 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ की वेल्थ लेके रिटायर हुए थे। 20 से ज्यादा बंगले थे उनके अलग अलग शहर में, कई किलो तो सोना था उनके पास। ये चीफ सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में गरीबी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो पावर में बैठे हुए, इसलिए कहते हैं पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हाँ वन पार्टी होनी चाहिए, बस बीजेपी होनी चाहिए, ऑपोजिशन खत्म कर दो, कांग्रेस मुक्त भारत, नहीं, अगर ऐसा होगा तो फिर यही चीजें होंगी। ठीक है, इस तरह के स्कैम्स होते रहेंगे, गवर्नमेंट हाइड करती रहेगी क्योंकि अपना ही बेनिफिट जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए कि बीजेपी एमपी ऑब्जेक्ट्स टू कॉल फॉर सेबी चीफ टू डिपोज बिफोर पीएससी पार्लियामेंट्री। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसकी मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, इसके पास अथॉरिटी है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है इनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकता है। ठीक है, सीएजी इनका ऑडिट कर सकता है और उस पे बेस पे पीएससी उस पे एग्जामिन कर सकता है और एविडेंस देने के लिए इनको बुला सकता है सेबी चीफ को। अब इनकी प्रेजेंस को ऑब्जेक्ट कौन कर रहा है, बीजेपी के एमपी कर रहे हैं। ये पावर में बैठे हुए सब लोग एक कॉलिजन में काम करते हैं व्हेन मैटर इज अबाउट करप्शन। अब इस पीएससी के बारे में कुछ ऐसी बातें जान लीजिए जो कि लक्ष्मीकांत पे नहीं मिलेगी। फर्स्ट थिंग इज कि हाँ ये डिमांड कर सकता है किसी पर्सन की प्रेजेंस की, जैसे यहाँ पे मिस बुच को बुलाया जा रहा है क्योंकि उन पे एलिगेशंस लगे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, तो उन्हें बुलाया जा रहा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। सेकेंड थिंग इज दैट सेबी कुड नॉट ऑडिट सेबी विदाउट मैंडेट ऑफ द सेंटर। अब ये सेकंड पॉइंट है जो याद रखिएगा कि अगर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है उसका ऑडिट करना है तो सेंटर की परमिशन चाहिए यहाँ पे, तभी सीएजी उसको ऑडिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर पीएससी कहे कि वी विल टेक सुमोटो कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस, ठीक है, हम बिना कंप्लेंट के भी इस केस को एग्जामिन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि एक प्रॉपर एविडेंस आपके पास ना हो। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे अबाउट दिस पीएससी। So yes, this lady is culprit without any doubt. Will deploy 5,000 cyber commandos in 5 years, says अमित शाह। अब मैंने आपके साथ इंडिया का साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था, ये इन मेंस 450 प्लस सीरीज, जो कि यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोडेड भी है। अब उसमें से एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पर सेंटर ने एक और एजेंसी बना दी है, ऑलरेडी ढेर सारी एजेंसीज थी। It has launched cyber fraud mitigation centers and समन्वय प्लेटफॉर्म एंड साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री। हमारे लिए काम का है ये CFMC। This CFMC had been inaugurated with the idea of bringing banks, financial institutions, telecom companies, internet service providers and police on a single platform। ठीक है, बस इस पॉइंट को उसी नोट्स के साथ ऐड कर दीजिएगा, एक अलग से स्टिकी नोट लगा दीजिए, दैट्स इट। NRF ऑलरेडी डन इन मेंस 450 प्लस। ठीक है, मैं इन दोनों लेक्चर्स का
लिंक पिन कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एनआरएफ ये शायद मेरा सबसे पहला लेक्चर था इन मेंस 450 प्लस सीरीज, राइट। अब इसको लेकर थोड़े दिन पहले एक कंप्लेन आई थी कि यहाँ पर जो बोर्ड बनाया गया है उसमें एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट है बस, वो है जो सिम्फोनी कंपनी का ओनर है, ठीक है। दूसरा, किसी भी एकेडमिशियन को आपने यहां पर मेंबर नहीं बनाया। एक बात बताइए, एनआरएफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया की, कि ऊपर से रिसर्च के नाम पे फंड तो जाता है लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर वो उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ ना कुछ बॉटलनेक आ रहे हैं, ठीक है। या तो वो फंड वहां तक पहुंच नहीं रहा है, पहुंच रहा है तो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहा, और जो रिसर्च पेपर निकल के आते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहां पर इस बोर्ड में हमने इन यूनिवर्सिटी के ना तो डीन्स को जगह दी है, ना ही यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स को जगह दी है जो ये बता सकें कि आखिर ग्राउंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिसर्च के लिए आ रहा फंड यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बोर्ड में सारे के सारे सेक्रेटरीज बिठा दिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और इन सबके सेक्रेटरीज को आपने बोर्ड में बिठा दिया। तो वो तो ऑलरेडी पहले से ही इस चीज से रिलेटेड थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उसके बाद भी आपने उन्हीं को यहाँ पे बोर्ड में मेंबर बना दिया। वो सब आईएएस लेवल से आते हैं, उनके पास वो ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन के पास होता है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म आया था जो हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था। बाकी इसके चैलेंजेस बेनिफिट वो सब आप वहां से पढ़ लेंगे उस वीडियो से, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि 50,000 करोड़ का हम फंड बनाएंगे 5 साल में, और 36,000 करोड़ प्राइवेट सेक्टर लाएगा, बाकी का 14,000 करोड़ गवर्नमेंट देगी, राइट। और इस साल बजट में गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए सिर्फ 2,000 करोड़। 15 मेंबर का बोर्ड है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट है। और जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्री का लिंकेज नहीं है प्रॉपर। कोई रिसर्च भी हो रही है तो उसको कमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जब स्टीम इंजन की खोज हुई या स्टीम की खोज हुई तो ये नहीं था कि वो खोज बहुत बहुत बड़ी बात थी, उस खोज को शिप और रेल को रन करने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई वर्ल्ड में, ठीक है। तो जब तक रिसर्च इंडस्ट्री के पास नहीं जाएगी और उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा, वो रिसर्च किसी काम की नहीं है। तो इस लिंक को हमें इंप्रूव करने के लिए क्या करना था, हमें यूनिवर्सिटी लेवल से भी कुछ लोगों को बोर्ड में मेंबर बनाना था, और इंडस्ट्री से भी। इंडस्ट्री से हमने बनाया सिर्फ एक इंसान को, यूनिवर्सिटी जैसी जगह से हमने किसी को नहीं बनाया, हमने सारे 14 मेंबर बिठा दिए आईएएस ऑफिसर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज। सो इट इज बाउंड टू फेल, और ये डेफिनेटली फेल होगा। ठीक, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं बैठ के। देयर इज नीड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन दी कंट्रीज रिसर्च इकोसिस्टम, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स हैं ग्राउंड लेवल पर, वो आपको यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे, ना कि कोई दिल्ली में बैठा हुआ सेक्रेटरी। Problems might be global in nature, but their solution must be localized in accordance with Indian needs. हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके मास्टर हैं फैंसी बातें करने के। हब एंड स्पोक मॉडल बनाए जाएंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होते हैं। फिर उसके अलावा हमें क्या करना है, वी नीड टू अलाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद नेशनल प्रायोरिटीज, वी नीड टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, वी नीड टू ड्राइव साइंटिफिक एडवांसेस, इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है, एज वेल एज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब इसी पॉइंट को तो बस आप एम्फेसाइज तो कर रहे हो, लेकिन इसको आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया। ना अकेडमी से रिप्रेजेंटेशन है इस बोर्ड में, और ना ही इंडस्ट्री से कोई रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो एनआरएफ वाला मेंस 450 का देख के नोट बना लीजिएगा, उसमें ये दोनों बातें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ एक इंडस्ट्री का आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी लेवल से कोई नहीं बैठा हुआ है। ये इसका क्रिटिसिज्म था, थोड़े दिन पहले भी न्यूज़पेपर में हमने डिस्कस किया था। ओके, सो इसी तरीके से देखिए आपके नोट्स बनते हैं। एक बार मेंस 450 में आपका पूरा टॉपिक तैयार हो गया, अब उसमें जो जो अपडेशन आते रहेंगे उसको आप अपडेट करते रहिएगा। या तो थोड़ा सा स्पेस बना के रखिए हमेशा मार्जिन में, या फिर बीच बीच में बॉक्स छोड़ दिया कीजिए, जैसे मैं अपनी मैगजीन में आपके लिए बॉक्सेस बना देता हूँ, टेक योर ओन नोट्स के वैसे बना लिया कीजिए, या अलग से स्टिकी नोट लगा लीजिए। इसी तरीके से आपके मेंस की तैयारी होगी। डोंट थिंक कि मैं बस जो मैगजीन्स आ रही हैं उनको प्रीलिम्स का पढ़ता रहूं, बाद में मेंस की पढ़ लूंगा, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे जितनी मर्जी मैगजीन पढ़ लेना। थॉट्स बनाने पड़ेंगे आपको खुद, तब जाकर आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। ये हमने कल देखा था, ईयू ने कहा था, तो जर्मनी, फ्रांस एंड यूके, इन सब ने कंडेम किया है रशिया को कि आप मिसाइल्स दे रहे हो, सॉरी ईरान को, कि आप मिसाइल दे रहे हो रशिया को, जो अल्टीमेटली यूक्रेन का ब्लड शेड करने में यूज होगी, ठीक है। बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप सब लोग ही हो। आपने ईरान पर इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि कोई इकोनॉमी उसकी क्रिपल कर रही है पूरी। आपने ऑयल ट्रेड तक नहीं करने दिया इंडिया के साथ, जबकि इंडिया के साथ तो आपका रिश्ते अच्छे हैं ना, तो आप एटलीस्ट इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को समझते हुए ईरान के साथ ऑयल ट्रेड ही होने देते हैं एटलीस्ट, ठीक है, ताकि इसको आउटलेट के लिए
रशिया के करीब नहीं जाना पड़ता। आप अगर किसी को आइसोलेट करोगे तो कहीं ना कहीं तो आउटलेट ढूंढेगा। अब जब हम लोग बात करते हैं कि नेहरू जी ने चाइना को यूएन में सीट दे दी, देखिए नेहरू जी ने दे दी, उसके पीछे उनका मोटिव ये था कि कहीं हमारे नेबर में एक नॉर्थ कोरिया डेवलप ना हो जाए। यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था कम्युनिस्ट का, कम्युनिस्ट ने पूरा टेक ओवर कर लिया था चाइना को, तो चाइना का आइसोलेट रह जाता उस वक्त, तो फिर वो एक रग स्टेट बन जाता जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, और हम नहीं चाहते थे। इसलिए नेहरू जी का कहना था कि हमें चाइना को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए, हमें उसको मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल ऑर्डर का पार्ट बनाना चाहिए, ना कि आइसोलेशन में रखना चाहिए। तो आज जो लोग नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें काफी चीजें पहले जानने और समझने की जरूरत है। कोल्ड वॉर का एरा आज के एरा से कंप्लीटली डिफरेंट था। आज के प्राइम मिनिस्टर अगर फॉरेन में बहुत अच्छे रिलेशन बना रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा जी और नेहरू जी के टाइम बहुत अलग था। उस टाइम यूएसए बहुत ज्यादा एडमेंट होता था कि अगर आप न्यूट्रल रहने की बात करो यानी कि आप हमारे अगेंस्ट हो, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर इज नथिंग लाइक न्यूट्रलिटी फॉर यूएसए इन दोज डेज। ओके, सो इसलिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, सबने एक अलग अलग एरा में काम किया है। लेकिन इंडिया फिर भी मच बेटर स्टेट में एज कंपेयर टू हमारे साथ जो और देश आजाद हुए थे। ठीक है, एक चाइना बहुत तेजी से आगे निकला, वो उसका अलग पॉलिटिकल सेटअप है, अलग रीजन है। SpaceX mission launch all civilian crew for first private space walk in orbit। अब यहाँ पे 6 दिन तक ऑर्बिट में रहेंगे, यहाँ पे कुछ लोग, कुछ सिविलियंस गए, जिसकी हम बात करते हैं स्पेस टूरिज्म। ठीक है, और ये स्पेस एक्स ने किया है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और इसलिए हम भी अपने प्राइवेट सेक्टर को तेजी से स्पेस में आगे ला रहे हैं। कैरिंग ए 4 member सिविलियन क्रू, दिस विल बी द फर्स्ट स्पेस वॉक बाय नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स। पहले जब गए हैं कुछ सिविलियंस तो उनके साथ एस्ट्रोनॉट्स उनको एकोमोडेट करते थे, बट यहाँ पर ये पूरी तरीके से सिर्फ सिविलियंस हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्पेस वॉक कंपोज एंटायरली ऑफ नॉन प्रोफेशनल्स। मैंने आपके साथ एक बार पहले भी डिस्कस किया था वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये क्या होता है? ये वो रीजन है जहां पे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन पोज हेल्थ रिस्क टू ह्यूमंस ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, तो ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट याद रखिएगा। प्रीलिम सीरीज में तो मैं ये सब इंक्लूड करूंगा ही, टर्म बेस्ड चीजें। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का। अब ये देखिए जरा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 16 पैनल्स हैं जो कि ओशियन में लगाए गए हैं। ठीक है, और कौन कर सकता है? ये एक ही कंट्री कर सकती है। 16 पैनल्स अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन द सी इन बिंजाओ, चाइना शानडोंग प्रोविंस। वो बहुत आगे है हर चीज में। तो चलिए ये बात तो खत्म हो गई यहाँ पे। दूसरा, मेंस 450 प्लस में आज हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप्स, राइट। उसके बाद जो हमें वो ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में है, इंडियन मॉनसून के बारे में बात करनी है। ओके, और इसके अलावा बायो इथेनॉल पे हुआ एक और लेक्चर करना है मुझे आपके साथ, लेकिन उसको शायद मैं अभी नहीं करूंगा, उसको मैं आपको प्रिलिम्स रिवीजन से इसके साथ ही कराऊंगा। ऑलराइट, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बुकलेट तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है इसकी, उन पे वीडियोस मैं बनाऊंगा, लेकिन वो प्रिलिम्स रिवीजन से इसके साथ ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेंस की चीजें ये सब आपको मेंस प्रोग्राम में ही मिलेंगी। आप एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, मैंने इसके प्राइस रिड्यूस कर दिए हैं जस्ट 599, क्योंकि कुछ बच्चों को 1000 ज्यादा लग रहा था। ओके, इससे बिलो नहीं जा सकते यार, नॉट पॉसिबल। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।